मूमल का नाम राजस्थान में बड़े ही आदर और प्रेम के साथ लिया जाता है। मूमल का नाम इतने आदर और प्रेम के साथ क्यों लिया जाता है, इसके पीछे एक प्रेम कथा है जिसका अंत बड़ा ही दुखद था। मूमल कौन थी, कैसा था उसका प्रेम, किसके साथ था प्रेम, आज मैं वही प्रेम कथा आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। गुजरात में एक राजकुमार हुए हमीर, और अमरकोट में एक राजकुमार हुए महेंद्र, जो विसल देव के पुत्र थे। विसल देव की एक पुत्री थी जिसका विवाह हमीर के साथ हुआ था। हमीर और महेंद्र लगभग एक ही उम्र के राजकुमार थे। जब कभी हमीर अपनी ससुराल यानी अमरकोट आते थे तो महेंद्र से बड़े ही आत्मीयता के साथ मिलते थे। वो न केवल आपस में एक दूसरे के बहनोई और साले थे, बल्कि आपस में एक दूसरे के मित्र भी थे। एक बार की बात है, हमीर अमरकोट में आए हुए थे और दोनों का, महेंद्र और हमीर का विचार शिकार खेलने के लिए हुआ और वो दोनों अपने ऊंटों पर शिकार खेलने के लिए चल दिए। शिकार खेलते खेलते वो किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां पर एक बड़ी ही सुंदर नदी कल कल करती हुई बहती थी। उस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर थे। तो महेंद्र का विचार हुआ कि आज हम हिरण का शिकार करेंगे, हमें हिरण का ही शिकार करना है। और वो हिरण का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उनको हिरण दिखा भी, और जैसे ही उन्होंने अपना निशाना हिरण पर लगाया, हिरण छलांग लगाते हुए नदी के दूसरी पार होते हुए और झाड़ियों में छिप गया और दोनों उसका शिकार नहीं कर पाए। महेंद्र मुस्कुराए हमीर को देख करके, आज तो हिरण की जान बच गई। हमीर ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, और दूसरा हिरण देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ऐसे इंतजार करते करते शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। अब उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश लौटेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो कहीं यहीं रुकने का कुछ प्रबंध किया जाए। तो उन्होंने देखा कि नदी की दूसरी ओर थोड़ी सी दूर पर कुछ रोशनी जल रही है, कुछ दिया सा जल रहा है, कोई हवेली है। और वो उन्होंने सोचा कि चलो उधर देखते हैं कि वहाँ कहीं कुछ रुकने का स्थान मिल जाए हमको। और वो नदी पार करके उस दूसरी ओर, दूसरे किनारे पर चले गए। वहाँ की सुंदरता देख करके तो वो ठगे से रह गए। इतनी सुंदरता तो उन्होंने आज तक कभी देखी नहीं थी। ये तो एक नया ही प्रदेश दिखाई दे रहा था। उनको लगा कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा भी क्षेत्र है जो हमने आज तक नहीं देखा, और इतना सुंदर क्षेत्र आज देखने को मिला है। कितनी हरियाली है, कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, औषधीय युक्त वृक्ष हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं। कितना सुंदर सुंदर बगीचे हैं, कोयल कूक रही हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा वातावरण, एकदम से शांत मधुर वातावरण है। ऐसा लगा कि जैसे वो किसी स्वर्ग में पहुंच गए। नदी की कल कल ध्वनि आती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत बजा रहा हो। मंत्र मुग्ध से वो ठगे से उस सुंदरता को देख रहे थे। सामने ही उन्हें एक हवेली दिखाई दे रही थी जो झरोखेदार थी। उस हवेली के ऊपरी भाग में मूमल बैठी हुई थी। जिसने नीचे झांक कर देखा तो उसने दो नौजवानों को देखा जो बहुत ही सुंदर दिखाई दिए। उसने देखा कि उनके दोनों जो युवक हैं बड़े ही अच्छी उम्र के,
बड़े ही सुंदर, बड़ा ही कद और शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम से तंदुरुस्त, बलवान, आंखें लंबी लंबी, चौड़ी, लंबी काली बाल, घुंघराले। उसको देख करके मूमल को लगा कि कोई परदेसी हैं तो इनको अपने यहाँ ठहरने के लिए आमंत्रित किया जाए। और ऐसा सोच करके उसने अपनी दासी को, उन दोनों युवकों को अपनी हवेली में आने का निमंत्रण दिया। दासी उनके पास गई, उनको प्रणाम किया और कहने लगी कि हमारी जो रानी हैं उन्होंने आपको अपने महल में आमंत्रित किया है। महेंद्र ने हमीर से कहा कि आप मेरे जीजा हो, आप मुझसे थोड़ा सा बड़े भी हो, तो चलिए आप चले जाइए, क्योंकि दासी ने कहा था कि एक एक करके आप उनके पास जाइएगा, पहले जो भी जाए, लेकिन पहले एक ही जाना है, उसके बाद दूसरे को जाना है। अब ऐसा सोच करके तो महेंद्र ने हमीर से कहा कि भाई आप चले जाइए, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, आपका पहला हक बनता है, आप जाइए। और हमीर अपने घोड़े को वहीं बांध करके दासी के साथ में चल दिए। दासी उन्हें थोड़ी दूर ले जा करके छोड़ दिया और कहने लगी कि इसी रास्ते से होते हुए आप अंदर हवेली में पहुंच जाएंगे। और हमीर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ने पर देखा कि दरवाजे पर ही शेर बैठा हुआ है। एक और शेर है तो दूसरी ओर अजगर है, और बड़े भयंकर भयंकर जानवर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको वो उस पर आक्रमण कर देंगे और अंदर हवेली तक नहीं जाने देंगे। हमीर को लगा कि ये तो कोई हम आज किसी मुसीबत में फंस गए। कोई ऐसी डायन है, कोई चुड़ैल है जो इतने सुंदर जगह पर तो रहती है, लेकिन जिसने इतने खूंखार जानवर पाल रखे हैं, तो जरूर कोई ये जादूगरनी होगी, कोई चुड़ैल होगी। कुछ तो गलत है जिसने अपने दरवाजे पर इतने भयंकर जानवर बिठाए हुए हैं अपनी पहरेदारी के लिए। यहाँ कोई पुरुष तो दिखाई नहीं देता पहरेदारी के लिए, लेकिन ये जानवर ही जानवर चारों तरफ दिखाई देते हैं। भैया इनसे तो जान बचाना मुश्किल है। और ये सोच करके हमीर उल्टे पैर वापस आ गया और उसने आकर के महेंद्र को सारी बातें बता दी कि भाई अंदर तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि रानी ने तो अपने महल के दरवाजे पर ही एक शेर को बिठाया हुआ है, दूसरी तरफ अजगर को बिठाया हुआ है। तो महेंद्र बोले कि ठीक है। अब ये बात कर ही रहे थे आपस में, तब तक मूमल की जो दासी थी वो दोबारा से आई कि आप लोगों को बुलाया है हमारी रानी ने, तो आपका इंतजार कर रही हैं, कृपया आप अंदर पधारिए। तो महेंद्र ने हमीर से कहा कि चलिए आप यहाँ इंतजार करिए, मैं जाके देखता हूँ। और हमीर ने अपना घोड़ा वहीं बांधा और आगे उसी रास्ते पर चल दिए। उसकी दासी ने थोड़ी दूर साथ निभाया और कहने लगी, मैं यहीं पर आपको छोड़कर जा रही हूँ और आगे आपको अकेले ही जाना है। जैसे कि हमीर आगे बढ़े थे और उनको जैसे शेर वगैरह दिखाई दिए, इसी प्रकार से महेंद्र को भी वो शेर दिखाई दिया, दूसरी तरफ अजगर दिखाई दिया, और भी भयंकर जानवर वहां उसको दिखाई दिए। निर्भीक तो थे ही, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही तलवार से उस शेर का धड़ अलग कर दिया। और शेर के धड़ अलग करते ही शेर में से जो एक बिल्कुल एक सजीव शेर लग रहा था, उसमें से जो धड़ अलग हुआ और सिर अलग हुआ, तो उसमें से भूसा भूसा निकल आया। यानी कि रानी ने केवल एक सांकेतिक रूप में ही शेर को बिठाया हुआ था, एक मॉडल के रूप में दिखाया हुआ था। इसी प्रकार से दूसरी तरफ जो अजगर था बैठा हुआ, उसको भी तलवार से काट दिया, और उसका भी वही कि वो सचमुच का ना तो शेर था और ना ही अजगर था।
महेंद्र समझ गए कि रानी ने अपनी सुरक्षा के लिए ही ये इंतजाम किया हुआ है। वो आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में पानी ही पानी, जल ही जल भरा हुआ है। तो वो अपनी जो लाठी अपने साथ में लेके गए थे उससे ठक ठक करके, कि उन्होंने सोचा कि ये पानी कितना गहरा हो सकता है, इसकी जांच करने के लिए जो अपने साथ में उन्होंने एक लंबा सा डंडा लिया हुआ था, उससे ठक ठक करके देखा कि इसमें कितनी गहराई है इस गड्ढे की, कि मैं निकल सकता हूँ या डूब सकता हूँ, किस तरह से मैं इसे पार करूँगा। ये जानने के लिए उन्होंने अपने डंडे को आगे उस जो पानी दिख रहा था वहाँ पर बढ़ाया। मालूम पड़ा कि वो पानी नहीं था, वहाँ तो वो कांच का कुछ ऐसा बना हुआ था जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जल से भरा हुआ कोई तालाब है। महेंद्र उस तालाब को, उस जगह को शांति से पार कर गए, आसानी से पार कर गए, क्योंकि वो तालाब तो था ही नहीं, वो तो केवल उस महल की बनावट का एक हिस्सा मात्र था। और जब वो रानी मूमल के कक्ष में पहुंचे तो रानी मूमल को देखते ही उनको तो ऐसा लगा जैसे कि वो किसी अप्सरा को देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि आज तक उन्होंने केवल अप्सराओं के बारे में देखा था। देखते के देखते ही रह गए। इधर मूमल ने जब महेंद्र को देखा, महेंद्र की सुंदरता को देखा, तो वो भी उस पर मोहित हो गई। मूमल ने राजा को आसन दिया बैठने के लिए, नाश्ता दिया, खाने के लिए भोजन दिया, और प्रेम से बैठ करके बातें करने लगी। दोनों बातें करते करते इतने एक दूसरे में खो गए कि कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो महेंद्र को लगा कि अरे रात बीत गई, मैं तो कितनी देर से पूरी रात भर यहाँ रहा, और हमीर मेरा दोस्त तो बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो उसने मूमल से प्रार्थना की कि मुझे चलना चाहिए, मैं रोज आपके पास में आया करूँगा। और ऐसा कह करके विदा लेकर के मूमल से महेंद्र महल हवेली से बाहर आ गए। वहाँ हमीर को लेकर के अपने राज्य में आए। अब उनके राज्य से मूमल का जो प्रदेश था जैसलमेर, वो बहुत दूर था, बहुत दूर था। वहाँ रात में पहुंचना बड़ा मुश्किल था। और इधर महेंद्र के भी 7 अन्य रानियां भी थीं, क्योंकि पहले समय में लोग बहुत बहुत सारी रानियां रखा करते थे। वो रानियां केवल इसलिए नहीं होती थी कि वाकई में उनसे प्रेम करके शादी की जाती थी। बहुत सारे राजनीतिक उद्देश्य होते थे जिनके कारण कि दूसरे देशों किसी राज्य के राजकुमारी से राजा लोग शादी कर लिया करते थे, या तो किसी आक्रमण के कारण राजा को पराजित कर लिया तो उसकी जो कन्या हुई उससे शादी कर ली, या किसी राजनीतिक और उद्देश्य हो सकता था, समझौता हो सकता था, उस वजह से भी वो रानियों से शादी किया करते थे। कोई जरूरी नहीं था कि कोई एक ही रानी से उनकी शादी हो। तो उनके भी, महेंद्र के भी 7 रानियां थी। अब महेंद्र अपने महल में आए तो रोज उनको मूमल, जैसे ही शाम होती तो मूमल याद आने लगती। दिन में भी मूमल ही दिखाई देती हर तरफ, और शाम होते तो उनसे रहा ही नहीं जाता। और वो सोचने लगे कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, और कैसे ही रात में कैसे वापस आया जाए, जिससे कि मेरी अन्य रानियों को ना पता पड़े। तो उन्होंने जो उनके यहाँ एक अच्छा सा, जिनके पास में ऊँट रहते थे, उसको बुलवाया और कहा कि मुझे ऐसा ऊँट चाहिए, इतना तेज चलने वाला चाहिए, जो रात में मुझे वहाँ पहुँचा सके, और रात में मुझे तीसरे पहर तक अपने यहाँ तक ला सके। तो उसने एक ऐसा ऊँट दिया जो बहुत तेजी से चलता था, और महेंद्र शाम होते ही उस ऊँट पर सवार होकर के मुगल के पास पहुंच जाते थे। सारी रात रहते थे, और लेकिन जैसे ही रात बीतने को होती थी तो वो अपने ऊँट पर सुबह सुबह वापस आ जाते थे। ऐसे ही चल रहा था। सुबह सुबह आकर के वो अपनी सबसे जो छोटी रानी थी उसके पास आकर के सो जाते थे। अन्य जो 6 रानियां थी उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी।
दिन में तो वो अपने राज कार्य में लगे रहते थे और रात होते ही वो मूमल के पास पहुंच जाते थे। चौथा पैर होते होते वो अपनी छोटी रानी के पास आकर के सो जाते थे। यही क्रम चल रहा था। 7-8 महीने बीत गए। अब वो जो 6 रानियां थीं उनको लगा कि राजा जो है अब हमको बिल्कुल भी समय नहीं देते, रात को आते ही नहीं हमारे महल में, छोटी रानी नहीं आने देती है। ये तो उनको पता था कि छोटी रानी के महल में रहते हैं, पर ये नहीं पता था कि वो किस समय आते हैं और किस समय जाते हैं, कि अंदर की कहानी कुछ भी नहीं पता थी उनको। तो उन्होंने सोचा कि ये जो छोटी वाली रानी है ये हमारे पास में राजा को आने नहीं देती, और ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी सास यानी कि महेंद्र की माता जी से शिकायत की कि राजा जो है 6-7 महीने से हमारे महल में नहीं आए हैं, छोटी रानी उनको आने नहीं देती। तो जो महेंद्र की माँ थी उनको भी बुरा लगा। उन्होंने उस छोटी रानी को बुलाया और कहा कि देखो ये तो गलत बात है कि तुम राजा को अन्य रानियों के पास नहीं जाने देती हो, उनका भी तो उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। तो छोटी रानी कहने लगी कि भाई मेरे पास तो सुबह सुबह ही राजा आते हैं, बाकी पूरी रात तो मेरे पास में नहीं रहते, तो मुझे नहीं मालूम कि अन्य रानियों के पास में राजा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मुझसे भी बहुत समय से बात नहीं हुई है, आते हैं और तुरंत सो जाते हैं। तो महेंद्र की माँ बोली, अच्छा तो किस रूप में आते हैं? उस समय जब आते हैं तो कैसा होता है उनका रूप, किस कपड़े वपड़े कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा कि उनके जो कपड़े होते हैं, जो बाल होते हैं वो भीगे हुए होते हैं। तो उनकी जो महेंद्र की माता जी थी उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा, एक कटोरा दिया उसको छोटी रानी को और कहा कि जब वो आए और रात को तुम्हारे पास सोए तो तुम चुपचाप से उनके जो सिर के नीचे जो बाल हैं उनके नीचे कटोरा रख देना और उस कटोरा को फिर मेरे पास लेके आना। इतना पानी होता है जो टपकता है पानी, वो उस कटोरे में इकट्ठा हो जाएगा, उस पानी को लेकर के मेरे पास आना। और छोटी रानी ने ऐसा ही किया कि जब राजा तीसरे पहर उसके महल में आए तो सो गए। ज़्यादा बात तो रानी से नहीं हो पाती थी, आते ही थक हारे वहाँ आकर के सो जाते थे। तो जब सो गए तो उन्होंने छोटी रानी ने उनके सिर के नीचे एक कटोरा रखा जिसमें कि उनके बालों में से जो पानी झड़ रहा था वो उस कटोरे में इकट्ठा हो गया। और उस कटोरे में जब पानी इकट्ठा हो गया तो उस पानी को लेकर के वो छोटी रानी उनकी महेंद्र की माता जी के पास आई। माता जी ने जब वो पानी देखा तो समझ गई, ओहो ये तो हमारे पड़ोसी जो क्षेत्र है उसमें जो नदी बह रही है जिसका नाम काक नदी था, ये तो उसका पानी है। इसका मतलब जो महेंद्र है ये वहाँ जाता है। और बहुत पता किया गुप्तचरों के माध्यम से, तो उन्हें पता चला कि राजा जो है रोज रात को कहीं घोड़े पर सवार ऊंट पर सवार होकर के कहीं जाते हैं और रात के तीसरे पहर आता है। तो उनको लगा कि जिस घोड़े पर जाते हैं और जिस घोड़े पर आते हैं महेंद्र, उस घोड़े का पैर तोड़ दिया जाए, जिससे कि ना वो जाएंगे और अपनी रानियों के पास ही रहेंगे। और उन्होंने किसी सिपाही के माध्यम से उस घोड़ी के पैर तोड़वा दिए। अब राजा जब उस घोड़े को लेने के लिए रात को गया मुमल के पास जाने के लिए, तो देखा कि घोड़ी के तो पैर ही टूटे हुए हैं, ऊंट के तो पैर ही टूटे हुए हैं। तो उसने उस जिसकी वो ऊंट था उससे जाकर के कहा कि भाई इसके तो पैर खराब हैं, अब ये तो मुझे नहीं ले जा सकती है, ऊंट तो मुझे नहीं ले जा सकता है, मुझे कोई दूसरा ऊंट का इंतजाम करो जो इसी की तरह का तेज दौड़ने वाला हो। वो कहने लगा कि महाराज एक ऊँटनी है मेरे पास में, ऊँट तो नहीं है, एक ऊँटनी है, उसको आप ले जाइए, लेकिन वो ऊँटनी बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है, वो अभी सीखता है। तो वो जहाँ ले जाए ना उसके सामने आप चाबुक मत उठाना, वो अपने आप ले जाएगी आपको। बस आप थोड़ा सा लगाम के इशारे से बताते जाना, लेकिन उस पर चाबुक मत मारना, चाबुक ऊंचा मत करना, उसको चाबुक मत दिखाना। तो उसने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि वो अभी अनुभवी नहीं है ना, तो यदि उसको चाबुक दिखाया तो वो भड़क जाएगी और वो कहीं का कहीं ले जाएगी। और ऐसा समझा करके
उस ऊँटनी वाले ने ऊँटनी को महेंद्र को दे दिया और महेंद्र उस ऊँटनी पर ले करके बैठ करके शाम को चल दिए। अब वैसे भी उनको देर हो रही थी और मूमल से मिलने की उनको बड़ी ही आतुरता थी, बड़ी ही व्याकुल हो रहे थे उससे मिलने, मूमल से मिलने के लिए। तो उन्होंने अचानक जो चाबुक था वो ऊँटनी के पीठ पर मार दिया। अब ऊँटनी बिदक गई और वो कहीं से कहीं ले चली गई। अब वहाँ जब ले गई तो जो वो मूमल रहती थी वो लोदरवा एक क्षेत्र था, वहाँ रहती थी। अब ऊँटनी कहीं और की ओर ले गई। अब वहाँ काफ़ी देर हो गई। अब राजा को पता पड़ा कि ये तो ऊँटनी हमको कहीं और ले आई। बड़ी मुश्किल से उसको ऊँटनी को काबू में करते करते वो वहाँ पहुँचे, मूमल के पास पहुँचे। मूमल के महल में देखा कि रात का तीसरा पहर बीत चुका था, लेकिन वहाँ उसने देखा कि कोई पुरुष मूमल के साथ सोया हुआ है। उसको देखते ही राजा राजकुमार महेंद्र को बड़ा ही दुख हुआ। ये तो बड़ी उल्टा है। आज मैंने इसकी चोरी पकड़ ली। मैं देर से आया तो मैंने इसकी चोरी पकड़ ली। ये तो किसी अन्य पुरुष के साथ में सोई हुई है। और ये सोच करके उसके हाथ में जो चाबुक था वो वहीं गिर पड़ा और लौट करके वो उसी घोड़ी पर वापस हो गया। उधर मूमल के साथ में कोई पुरुष नहीं सोया हुआ था। रानी मूमल बहुत देर तक महेंद्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सुमाली था और वो उसके पास आई हुई थी। तो मन बहलाने के लिए उसने वो दोनों आपस में एक नाटक खेल रही थी, क्योंकि मूमल को महेंद्र की बहुत याद आ रही थी। तो उसने कहा कि मुझे एक नाटक करो तुम, जिसमें तुम महेंद्र बनो, महेंद्र जैसे कपड़े पहनो, पुरुष जैसे कपड़े पहनो और मेरे साथ में वैसा ही नाटक करो। तो वो जो सुमाली थी वो वैसा ही पुरुष रूप में उसके साथ नाटक कर रही थी। और नाटक करते करते बहुत रात बीत गई तो वो पुरुष वेश में ही उसके पास सो गई थी। लेकिन राजा राजकुमार महेंद्र को गलतफहमी हो गई उसको देख करके। उसने सोचा कि कोई पुरुष सोया हुआ है और इस गलतफहमी में वो मूमल से नाराज होकर के वापस अपने अमरकोट चले आए थे। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि मैं अब उस मूमल के पास नहीं जाऊंगा और उन्होंने मूमल के पास जाना छोड़ दिया। इधर मूमल उनके प्रेम में बहुत दुखी रहने लगी, व्याकुल रहने लगी। अब राजा क्यों नहीं आ रहा है? जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि महेंद्र का जो चाबुक था वो उसने जब वहीं पड़ा पाया तो उसको लगा कि राजा तो आए लेकिन किसी बात से नाराज होकर के वापस हो गए। अब वो आते नहीं थे। किसी रोज रात को इंतजार करती थी लेकिन महेंद्र उनके पास में नहीं आते थे। उनको लगा कि कुछ ना कुछ जो भी गलतफहमी हुई है, जो भी नाराज़गी है, तो उसे पत्र के माध्यम से सुलझाया जाए। और उसने अपने जो नौकर चाकर थे, दास दासियां थे, उनके माध्यम से किसी संदेशवाहक को पत्र लिख करके राजा के पास भेजा। लेकिन उधर रानियों को पता पड़ चुका था, इसलिए रानियों ने कोई भी उसका पत्र जो है राजा तक पहुंचने नहीं दिया। उधर राजा को मूमल के प्रति कोई भी दया भाव नहीं रह गया। मूमल से बहुत ज़्यादा नाराज थे। बहुत दिनों तक जब कोई संदेश का उत्तर नहीं मिला तो मूमल ने सोचा कि अब मुझे ही अमरकोट चलना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर राजा मुझसे क्यों नाराज़ है। और ये सोच करके वो अपनी दासियों के साथ में अमरकोट आ गई। अमरकोट में किसी ने आने नहीं दिया तो अमरकोट की बाहरी सीमा में ही वो कहीं रुक गई और वहाँ वो रहने लगी और अपने संदेशवाहकों से राजा के पास में संदेश भिजवाया कि मूमल आपका इंतजार कर रही है, केवल एक बार आप उससे मिल लीजिए, अपनी
जो भी नाराज़गी है केवल वो बता दीजिए। लेकिन राजा ने भी किसी प्रकार से रुचि नहीं दिखाई। पर कहते हैं ना, जब रोज़ रोज़ यही होता है तो एक ना एक दिन अंदर का जो मन होता है वो कभी सोच ही लेता है कि चलो आज मिल ही लेते हैं। और उसने मुगल के पास में संदेश भिजवाया कि ठीक है, कल सुबह राजा महेंद्र तुमसे मिलने आएंगे। रानी मूमल जो थी अपने खेमे में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। इधर महेंद्र सोचने लगे कि इस रानी ने मुझे पहले भी धोखा दिया और अब यहाँ आई है तो पहले मिलने से पहले इसकी वास्तविकता जान ली जाए कि ये मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसने अपने सेवकों के द्वारा उसके पास संदेश भिजवाया कि राजा को तो रात को सांप ने काट लिया, अब राजा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेवक ने जाकर के मूमल को ये कथा सुनाई कि राजा को तो सांप ने काट लिया, बड़े जहरीले सांप ने काटा, और तुरंत ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा सुनते ही मूमल बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। इतना सदमा लगा उसको कि वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से मूमल की जो प्रेम परीक्षा थी दुखद रूप में परिणित हो गई, बड़ी दुखद परिस्थिति में बदल गई। जब राजा को महेंद्र को पता चला कि उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही मूमल सदमे में आ गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए, तो राजा महेंद्र को बड़ा ही दुख हुआ। और इस प्रकार से मूमल ने अपनी प्रेम परीक्षा देते हुए अपने प्राण त्यागे दिए। लेकिन इधर महेंद्र भी बहुत दुखी हुए। तो ये कहानी थी राजा मूमल की, जो कि राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारी घटनाएं मुझसे छूट गई होंगी क्योंकि ये ऐतिहासिक है और इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं तोड़ मरोड़ करके भी प्रस्तुत की जाती हैं और बहुत सारी घटनाएं बीच में हुई होंगी। इस तरह की जैसे हमारे यहाँ हीर रांझा हुए हैं, सोनी महिवाल हुए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान में ये एक प्रेम कथा भी बहुत प्रचलित है रानी मूमल की। तो आज की मेरी कहानी का यही अंत होता है। यदि मेरी ये कहानी पसंद आई है और इससे संबंधित आपके पास में कोई विचार है, कोई कमेंट है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना कमेंट अपना विचार के रूप में दीजिएगा। थैंक यू।